गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, 12th का। प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया अपने जो स्थानीय प्रशासन है और राज्य प्रशासन है उसके तहत कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो हमारे संविधान के द्वारा अपनाई गई है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था है उस संविधान के तहत हमारे केंद्र में और राज्य में अपनाई गई है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे आप क्या है कि तैयारी करते रहें, ताकि तैयारी करने में जब एक साथ आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है जैसे जैसे हमारी तैयारी चल रही है, जैसे जैसे आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे आप साथ में तैयारी करते रहें। और जो अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनका रिवीजन भी है वो समय समय पे आप जरूर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आगे अपने आज का बिंदु वो है केंद्र और राज्य में व्यवस्था प्रचलित है, यानी जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई है, किसके पास में शक्तियां हैं और वो शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि केंद्र और राज्य में व्यवस्था प्रचलित है। दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित है हमारे केंद्र और राज्य में, जो कार्यपालिका का रूप देखने को मिलता है। पहला है एक औपचारिक, जिसको नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है। पहला कौन सा है? औपचारिक, जिसको नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है। दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। इस प्रकार अपने संघ में और अपने राज्य सरकार में कार्यपालिका को दो भागों में विभाजन किया गया है। पहला भाग है औपचारिक यानी नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा भाग कौन सा है? वास्तविक कार्यपालिका। अब बात आती है कि जो नाम मात्र की कार्यपालिका है इसका प्रधान कौन होता है, यानी इसका मुखिया कौन होता है, और ठीक उसी प्रकार जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका मुखिया कौन होता है और किस प्रकार से शक्तियों का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। तो बात आती है सबसे पहले केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। केंद्र सरकार है हमारी, उसमें वास्तविक कार्यपालिका है वो किसके नियंत्रण में रहती है? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में केंद्र सरकार में वास्तविक कार्यपालिका है। वर्तमान समय की बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका किसके पास है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। बात आती है केंद्र में नाम मात्र की कार्यपालिका। केंद्र में जो नाम मात्र की कार्यपालिका है यानी वो शक्तियां हैं वो किसके पास में है? तो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति के पास में क्या है कि केंद्र की नाम मात्र की शक्तियां हैं। यहाँ दो बातें स्पष्ट है। पहली बात है वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम बात करें कि केंद्र की नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो किसके पास में है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास में है। अब बात आती है आगे इसी क्रम में कि राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। हमने अभी तो बात की केंद्र सरकार की, अब हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की कि राज्य में जो अपनी वास्तविक कार्यपालिका है वो किसके पास में है। तो ध्यान रखना, राज्य में जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री के पास में होती है। मुख्यमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग है वो प्रमुखतः राज्य शासन में करता है। अब बात करते हैं कि राज्य शासन में नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसके पास में है। तो ध्यान रखना कि राज्य में जो नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास होती है। तो यहाँ ध्यान रखना कि हम बात करें संघ और राज्य की, संघ में नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के पास में है, राज्य में नाम मात्र की शक्तियां राज्यपाल के पास में है। हम बात करें केंद्र सरकार की वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास में है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां मुख्यमंत्री के पास में है। बात आती है केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। केंद्र में संवैधानिक प्रमुख है वो प्रमुख रूप से कौन है? संविधान के अनुसार सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो देश का अपने कौन सा बताया गया है। तो ध्यान रखना, संवैधानिक दृष्टि से हम प्रमुख की बात करें तो प्रमुख वह व्यक्ति है जो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक दृष्टि से प्रमुख होता है, ध्यान रखना। अब बात आती है
राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य में संवैधानिक यानी राज्य का एक प्रकार से कहा जाए तो जो प्रधान होता है एक प्रकार से, या प्रमुख रूप से कहा जाए तो संवैधानिक नियमों की दृष्टि से अगर कहा जाए तो प्रमुख कौन होता है? तो ध्यान रखना राज्यपाल होता है। इस प्रकार संवैधानिक प्रमुख केंद्र में तो कौन है? राष्ट्रपति है, और राज्य में संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल होता है। आगे बात करते हैं हमें कि केंद्र के समस्त शासन का संपूर्ण कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं? यानी केंद्र सरकार है उसमें जो समस्त कार्य किए जाते हैं, समस्त कार्यों का जो संचालन किया जाता है वो प्रमुखतः किसके नाम पे किया जाता है? तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के नाम पर केंद्र के समस्त कार्यों का संचालन किया जाता है। उसी की अनुमति के बाद में ही सारे कार्य है वो प्रमुखतः किए जाते हैं। उसकी अनुमति के बिना, उसकी स्वीकृति के बिना प्रमुख रूप से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जा सकते। बात आती है राज्य में समस्त शासन का संपूर्ण संचालन कौन करता है? यानी राज्य सरकार है उसमें शासन के संपूर्ण कार्यों का जो संचालन है वो किसके हाथ में होता है, किसकी देखरेख में होता है? तो ध्यान रखना प्रमुखतः बात आती है राज्यपाल के नाम पे। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखना कि केंद्र के शासन का संचालन है संपूर्ण कार्यों किसके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे। ठीक इसी के अपोजिट हम बात करें कि जो राज्य सरकार है उसके जो शासन के समस्त जो कार्य हैं वो किसके नाम पे किए जाते हैं? तो ध्यान रखना राज्यपाल के नाम पे राज्य के समस्त कार्य हैं वो प्रमुखतः किए जाते हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि जो राज्य का वास्तविक है वो प्रमुख रूप से शक्तियों का संचालन करता है, लेकिन प्रमुख रूप से हम बात करें कि नाममात्र के प्रधान की, तो नाममात्र के प्रधान का भी अस्तित्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक है, कानून है, वो पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं होता। उसकी अनुमति के बाद में ही कोई कानून है या बिल है वो विधेयक कानून का रूप लेते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ हम बात करें कि राज्य के राज्यपाल की और केंद्र में अपने राष्ट्रपति की, तो इन दोनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात आती है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल पद की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में जो राज्यपाल पद की व्यवस्था है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? ये क्वेश्चन है, ये बन सकता है कि राज्यपाल पद की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार की गई है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 153 के अनुसार, अनुच्छेद 153 के अनुसार है भारत में राज्य में राज्यपाल पद की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 153 के अनुसार की गई है। बात आती है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, यानी प्रमुख रूप से बात है राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास निहित होती है? तो ध्यान रखना राज्य की कार्यपालिका जो समस्त शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 के अनुसार समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित है। आगे बात आती है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 155 के अनुसार है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 155 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 3 अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने आवश्यक है। पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 153 है, उसके अनुसार राज्यपाल पद की व्यवस्था दी गई है। क्या दी गई है? राज्यपाल पद की व्यवस्था दी गई है। दूसरी बात आई इसमें कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो प्रमुख, उनका वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है अनुच्छेद, ध्यान रखना कि भारत के राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 155 के अनुसार। आगे बात आती है कि राज्यपाल के पास कार्यपालिका की शक्तियां हैं, तो इसके तहत वो प्रमुखतः कुछ नियुक्तियां करता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी राज्यपाल है उसके पास मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। लेकिन राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा ये एक प्रमुखतः विशेष बात है कि किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनता है। तो ध्यान रखना कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को अपने जो विधानमंडल है जिसके अंतर्गत 2 अंग बताए गए हैं, विधानसभा और विधान परिषद। क्या बताए गए हैं?
विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ बात की गई है कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन किस प्रकार से करेगा कि विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा, बहुमत का मतलब है कि अधिक सीटें जिस दल को प्राप्त होगी उस दल के व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा, प्रमुख मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये नहीं है कि राज्यपाल है वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। जिस दल को सबसे अधिक बहुमत मिलेगा उस दल के व्यक्ति को वो क्या बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा। इसी क्रम में बात आती है भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान है उसमें जो अपने ये शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ और राज्यों के बीच में, वो प्रमुखतः स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना, संघ राज्य शब्द का जो प्रयोग है, संघ राज्य शब्द का जो प्रयोग है वो भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो बात आती है फिर कि भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जब अगर संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग है वो प्रमुखतः किया गया है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है राज्यों के संघ का। यानी भारत क्या है, बहुत सारे राज्यों का एक संघ है, एक केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा शासन का संचालन है वो प्रमुखतः किया जाता है। यानी बहुत सारे राज्यों से मिलकर भारत क्या बना है, एक संघ के रूप में बना है। और जिस कारण क्या है कि शक्तियों का विभाजन है वो संघ सरकार और राज्य सरकार के मध्य किया गया है। लेकिन अगर कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न हो जाए, विशेष घटना घटित हो जाए या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो प्रमुखतः शासन का संचालन है वो पूर्णतः संघ के हाथ में आ जाता है, केंद्र के हाथ में आ जाता है। बात आती है भारत में राज्य प्रशासन को स्वायत्ता प्राप्त है। भारत में जो राज्य है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है, उनको स्वायत्ता प्राप्त है। स्वायत्ता यानी वो अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो पूर्णतः अपने विवेक के आधार पे, स्वतंत्रता के आधार पे अपने राज्य का कार्यों का संचालन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विषय विशेष महत्व का है और उसका संबंध केंद्र के विषयों से है तो वहाँ पे उसको विचार विमर्श करना पड़ेगा, केंद्र की सलाह लेनी पड़ेगी और केंद्र के अनुसार उसको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्वायत्ता की तो राज्य पूर्णतः अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और किसी प्रकार का दूसरा बाहरी नियंत्रण है वो उसके ऊपर नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। बात आती है राज्य प्रशासन है राष्ट्रीय धारा के विपरीत नहीं जा सकता। राज्य प्रशासन है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे वो अपने तमिलनाडु का किसी भी राज्य का प्रशासन हो, वो प्रमुखतः जो उसके क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उन क्षेत्र के नियमों के अंतर्गत रहते हुए कार्य करेगा। अगर उसके द्वारा केंद्र के किसी नियम का, कानून का उल्लंघन किया जाता है तो प्रमुखतः उसके ऊपर उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि प्रमुखतः राज्य प्रशासन है वो राष्ट्रीय धारा है यानी संघीय धारा है उसके विपरीत नहीं जाए, उसके किसी प्रकार के कानूनों का उल्लंघन नहीं करे और समान रूप से समान आचार संहिता के तहत हर नियम और कानून का पालन करे। बात आती है राज्य प्रशासन को विभाजित किया गया है, यानी जो राज्य सरकार है अपनी उसके अंतर्गत जो प्रशासन है, व्यवस्थाएं हैं, उसको किस आधार पे बांटा गया है। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना, राज्य प्रशासन को विभाजित किया गया है विभिन्न जिलों में। अच्छी तरीके से व्यवस्था चलाई जा सके, सुचारू रूप से व्यवस्था चलाई जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि राज्य व्यवस्था को विभिन्न जिलों में बांट दिया गया है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में 33 जिलों के अंतर्गत शासन व्यवस्था को बांटा गया है ताकि शासन की भागदौड़ है वो अलग अलग कलेक्टरों के हाथ में सौंपी जा सके और व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से, सूक्ष्म रूप से और एकदम सही तरीके से संचालित किया जा सके। बात आती है जिला प्रशासन का प्रमुख दायित्व क्या है। जिला प्रशासन है उसका प्रमुख कर्तव्य दायित्व क्या बनता है। तो ध्यान रखना, कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना, यानी जो कानून बनाए गए हैं, जिन कानूनों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाया गया है, कानूनों को इसलिए बनाया गया समाज में अराजकता नहीं हो, इसलिए आवश्यक है उन कानूनों को सभी लोगों के द्वारा पालन किया जाए। राजस्व एकत्रित करना, जिन चीज़ों पे टैक्स लगता है, जिन चीज़ों पे कर लगता है, उनको समय समय पे प्रमुखतः एकत्रित करने का कार्य भी किया जाता है।
आगे बात आती है विकास कार्यों को क्रियान्वित करना, यानी जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो प्रमुखता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको सही तरीके से चालू रखना और अधिक से अधिक लोगों को इन विकास कार्यों से, इन योजनाओं से प्रमुखता जोड़ना। ये प्रमुखता बात करें तो जिला प्रशासन के प्रमुख दायित्व बताए गए हैं।